हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम पढ़ेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मास्टर डायरेक्शन जो कि है नो योर कस्टमर्स के ऊपर। नो योर कस्टमर्स हमें समझ में आ रहा है यहाँ पे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी रेगुलेटेड एंटिटीज को बोल रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रेगुलेटेड एंटिटीज में ढेर सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आते हैं। बैंक्स तो ऑब्वियसली आते हैं, एनबीएफसीज भी आते हैं, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी आते हैं, जो मनी चेंजर्स हैं, फॉरेक्स का काम कर रहे हैं, वो भी आते हैं। इन सबको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोल रहा है कि देखो आपका काम है फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना, बट हम चाहते हैं कि आपको पता हो कि आपका कस्टमर कौन है। ऐसा नहीं आप सबको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर दे। कल को कोई टेररिस्ट आता है और बोलता है हाँ जी बैंक, मेरे को आपके यहाँ पे अकाउंट खोलना है, बम फोड़ने का काम है मेरा, जब एक दो बम फट जाएंगे तो पैसा मैं वहां पर ट्रांसफर कर दूंगा। तो ऐसा काम नहीं होने देना। आपको आपको पता होना चाहिए आपका कस्टमर कौन है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसका काम क्या है, आपको ड्यू डिलीजेंस करना है। आप देखेंगे कोई सस्पिशियस ट्रांजेक्शन तो नहीं हो रही, जिस टाइप का काम उसका है उस टाइप के उसकी ट्रांजेक्शन नहीं अकाउंट में, उसको फॉरेन कंट्री के से कोई पैसा मिल रहा है कुछ काम करने के लिए, तो आपको सस्पिशियस ट्रांजेक्शन का ध्यान रखना है, कस्टमर की आइडेंटिफिकेशन करनी है, वेरिफिकेशन करनी है। वो सारी बातें इन डायरेक्शन में दे रखी है। इसमें एक और मुद्दे की बात है। देखो यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोल रहा है कि हम अपने कस्टमर का पूरा आइडेंटिफिकेशन करेंगे, देखेंगे कौन है। बट फिर एक और पहलू है, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलता है हम चाहते हैं कि हमारे पूरे देशवासियों को फाइनेंशियल सर्विसेज मिल सके, वो फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट बने, और उसका सबसे बड़ा जो मतलब मीडियम है वो है बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि हर एक इंसान का बैंक अकाउंट हो, ये दिक्कत ना हो। अब सारे के सारे डॉक्यूमेंट मांगने लग जाएंगे तो क्या पता कुछ लोग अकाउंट ही ना खुलवाए, तो यहाँ पर इस चीज में प्रॉब्लम ना आए, इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बोला गया जरा आप ये भी ध्यान रखो आपके नो योर कस्टमर की वजह से ऐसा ना हो जो हमारे इंडिया के लोग हैं वही सर्विसेज ना ले। ठीक है ना, तो इस बातों का ध्यान रख के भी आप डायरेक्शंस को बनाना। हमें दोनों लॉजिक समझ में आते हैं। ठीक है, तो नो योर कस्टमर की डायरेक्शन का जो इंटेंट है वो मनी लॉन्ड्रिंग को बचाने के लिए है, कि कोई इलीगल एक्टिविटी के प्रोसीड्स है, कोई काम ऐसा हो रहा है, वो वाली ट्रांजेक्शन को रोका जाए, ध्यान रखा जाए, और टेररिस्ट की फाइनेंसिंग ना हो सके ना, टेररिज्म की फाइनेंसिंग ना हो सके, तो उसके ऊपर भी रोक लगाई जाए। चलिए, यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट है काफी बड़ा डॉक्यूमेंट है, इसको हम पार्ट्स में कवर करेंगे। मुद्दे की बातें यहाँ पे दे रखा है, कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी क्या है, जिसके अंदर कोई बेनामी अकाउंट पे तो अकाउंट नहीं खुल रहा ना किसी और के नाम पे, ऐसी रिस्क मैनेजमेंट है जो अलग अलग अकाउंट्स खुल रहे हैं उनको कैटेगरी में डिवाइड करा जाएगा, 3 कैटेगरीज बनाई जाती है, इसको हम पढ़ेंगे रिस्क मैनेजमेंट में। कस्टमर का आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर क्या है, आगे कस्टमर कौन आ रहा है उसकी आइडेंटिटी कैसे आपको चेक करनी है, वो सारी बातें बताई गई हैं। और आइडेंटिफिकेशन के बाद आपको ऑब्वियसली ड्यू डिलिजेंस करना है, देखना उसका क्या काम है, क्या बिजनेस है, किस टाइप की ट्रांजेक्शन है, कोई सस्पिशियस ट्रांजेक्शन है कि नहीं है। ये ऑन गोइंग ड्यू डिलिजेंस भी चलता रहता है। पहले जब आप कस्टमर को ऑनबोर्ड करेंगे, आप अकाउंट खोल रहे हैं या फिर कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तब भी ड्यू डिलिजेंस होगा, और फिर ऑन गोइंग बेसिस पे भी ड्यू डिलिजेंस होता रहेगा। टिकर्स होते हैं वो आइडेंटिफाई कर देते हैं, हाँ जी ये ट्रांजेक्शन ठीक नहीं लग रही, फॉरेन किसी कंट्री से पैसा आया, इतना अच्छा खासा अमाउंट में पैसा आया, इसका क्या लेना देना, तो हम देखेंगे टिप ऑफ कर देंगे। अच्छा, टिप ऑफ किसको करा जाएगा, तो यहाँ पे एक एंटिटी आ जाती है जो कि है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। मुद्दे की बात है, हमारे यहाँ पे जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो सिर्फ बैंक्स नहीं, और भी तो देखो एंटिटीज है ना, मर्चेंट बैंकर्स वगैरह भी है, आपके इन्वेस्टमेंट्स करने का जो तरीका ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स वगैरह भी है, तो ढेर सारे और भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। अगर हम फाइनेंशियल सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे बैंकिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, फिर इन्वेस्टमेंट्स वाला पार्ट कैपिटल मार्केट का है, आपको अगर अपने रिटायरमेंट के लिए कुछ सिक्योरिटी करनी है तो कुछ पेंशन स्कीम्स भी हैं, वो पेंशन रिलेटेड आ जाती है रेगुलेटरी बॉडीज। फिर उसके बाद अगर आपको इंश्योरेंस परचेस करना है तो आईआरडीआई आता है रेगुलेटर, ये इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है। बैंकिंग को आरबीआई रेगुलेट कर रहा है, कैपिटल मार्केट को सेबी रेगुलेट कर रहा है, इंश्योरेंस सेक्टर को आईआरडीआई रेगुलेट कर रहा है, पेंशन सेक्टर को पीएफआरडीआई रेगुलेट कर रहा है। इसके बाद एक और रेगुलेटरी बॉडी है जो कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। हमारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बना हुआ है गुजरात के अंदर गिफ्ट सिटी, तो वहां पे इस अथॉरिटी को बनाया गया जो इन चारों के काम को इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में टेक केयर करेगी। सारे बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट्स, इंश्योरेंस, पेंशन वाला काम आईएफएससी करेगी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के अंदर। ठीक है ना, वो फॉरेन जो पीपल है उनके लिए ही बनाया गया, रेजिडेंट के लिए वाली पर्टिकुलर एंटिटीज वगैरह जो यहाँ पे बन रही है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में, वो उनको केटर नहीं करेंगे। ठीक है, सिर्फ एक एक एवेन्यू प्रोवाइड करा गया कि यहाँ पे आप लोगों को आके एम्प्लॉय करें और इंटरनेशनल लेवल पे फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल प्रोडक्ट को सेल करें। ठीक है, मुद्दे की बात है, ढेर सारी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही है अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा। सारा का सारा ध्यान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो नहीं रखता ना, ये डायरेक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेकर आया इस केस के अंदर।
अब जो पूरी रेगुलेशन होगी वो इन सबको मिला के करनी चाहिए, सारी की सारी जो एंटिटीज है फाइनेंशियल सेक्टर की सबको मिला के करनी चाहिए। अब इस केस के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर कहीं ना कहीं ये सारी की सारी बातें टेक कर करी जाती है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को बनाया गया, जो कि एक नेशनल एजेंसी है जो कलेक्ट करती है, प्रोसेस करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है इंफॉर्मेशन को, जो कि एक सस्पिशियस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। समझ में आती है? तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो इंडिया की है उसको स्टैब्लिश करा गया था नवंबर 18 2004 के अंदर। एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो रिपोर्ट करती है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल को, ईआईसी को। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल की बात करें तो इसको हेड करता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। मोटे मोटी बात है कि जो पूरे रेगुलेशन का काम है वो तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास ही है ना, वही पूरा का पूरा चेक रखती है। ये बाकी सारे रेगुलेटरी बॉडी तो इनके अंडर काम कर रहे हैं, ठीक है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल की बात करें तो एक फोरम है जो कोऑर्डिनेट करता है एजेंसीज एंड डिपार्टमेंट के बीच में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर तो सारे आ रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस वगैरह, भाई कैपिटल मार्केट के, आपका इंश्योरेंस मार्केट का, सारी की सारी बातें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ही चल रही है। मुद्दे की बात है, इनका काम है कॉम्बैट करेंगे इकोनॉमिक ऑफेंसेस एंड थ्रेट्स टू नेशनल सिक्योरिटी। सर हमें थोड़ा थोड़ा ना ऐसे रिलेशन समझ में आ रहा है। चलिए, इस डायरेक्शन के थ्रू बोला गया कि यहाँ पे जो भी रेगुलेटेड एंटिटीज है उनको रिकॉर्ड मैनेज करना है। ऑब्वियसली कोई ट्रांजेक्शन हो रही है, कोई अकाउंट है, उसका रिकॉर्ड कुछ टाइम तक आपको मेंटेन करना है। रिपोर्टिंग है टू फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, कोई सस्पिशियस ट्रांजेक्शन है तो रिपोर्टिंग वगैरह करने का रिक्वायरमेंट है, कितने टाइम में रिपोर्टिंग करनी है, किस टाइप की ट्रांजेक्शन की रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं कुछ इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स। अब हम ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, अलग अलग एग्रीमेंट्स हो रखे हैं, अलग अलग बैंक्स जो है वो आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स हो रखे हैं उसके रिस्पेक्ट में भी आपको ध्यान रखना है। इंटरनेशनल एजेंसीज को जो कम्युनिकेशन वगैरह उसके ऊपर भी डायरेक्शन बात करती है, ठीक है। उसके बाद अदर इंस्ट्रक्शन, जो यहाँ पर बोला गया एक तरह का कि आप देखो नो योर कस्टमर की बात तो कर रहे हैं, बट ऐसा भी ना हो कि किसी को दिक्कत हो इन पर्टिकुलर डायरेक्शन से, जो एक्चुअल में पर्सनल सर्विसेज लेना चाहता है, जिसके पास अभी मीन्स नहीं है, उसको कोई दिक्कत ना पहुंचे, और कुछ क्लैरिफिकेशंस। चलिए, इस सेशन में हम पढ़ेंगे सिर्फ डेफिनेशंस के बारे में और इंटेंट क्या है इस पर्टिकुलर डायरेक्शंस का। चलिए, इंट्रोडक्शन की बात करी जाए, ये बात कर रहे हैं कि भाई हम प्रिवेंट करना चाहते हैं बैंक्स को एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनको यूज करा जाए एज अ चैनल ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए। तो कह रहे हैं हम इनको प्रिवेंट करना चाहते हैं कि ये ऐसा काम ना करे कि इनको मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज करा जा रहा है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए यूज करा जा रहा है। और कह रहे हैं कहीं ना कहीं हमें इंटीग्रिटी एंड स्टेबिलिटी बनानी है अपने फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर। फाइनेंशियल सिस्टम मतलब हमारी पूरी मार्केट प्लेस यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही है, फाइनेंशियल जो कस्टमर्स वगैरह फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। यहाँ पर एफर्ट्स करे जा रहे हैं कॉन्टिन्यूसली बीइंग मेड बोथ इंटरनेशनली एंड नेशनली। देखो, नेशनली तो हमने बात कर ली कि हमारे अलग अलग सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर अलग अलग एरिया है, अलग अलग इंडस्ट्री है, हमने उनका खुद का रेगुलेटर बना दिया, फिर उनको मर्ज करके जो इन्फॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट करनी है कलेक्टिवली कॉल ली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आपका फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट और इकोनॉमिक जो काउंसिल है वो बना दिया। ये हमारी सारी बातें सेट होगी। बट इंटरनेशनली कौन बात मानेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या किसी बाहर के ऑर्गेनाइजेशन को बोल सकता है हाँ जी आप पैसा क्यों यहाँ पे भेज रहे हो, जरा हमारे पास आ जाओ? तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत की बात है। इसीलिए इस प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए इंटरनेशनली बनाया गया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को। आप न्यूज में सुनते रहते हैं एफएटीएफ ने ये किया, एफएटीएफ ने वो किया। तो यहाँ पर जो भी मेंबर कंट्रीज है वो आके बात करते हैं, भाई स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं ताकि इंप्लीमेंट हो सके लीगल रेगुलेटरी ऑपरेशनल मेजर फॉर कॉम्बैटिंग ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग एंड अदर रिलेटेड थ्रेट्स। मुद्दे की बात है, टेररिस्ट को पैसा नहीं पहुंचना चाहिए। जो इलीगल प्रोसीड्स है मनी लॉन्ड्रिंग, यहाँ का पैसा आप कहीं और लेके जा रहे हो, आपने कुछ ब्राइब वगैरह लिया और वो पैसा यहाँ से बाहर लेके जा रहे हो, तो उसको कॉम्बैट करने के लिए ही फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को बनाया गया। मजा आ गया सब सुन के। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के लिए एक एक्ट बना रखा है, पीएमएलए एक्ट। ये देखो, एक्ट बनाने की जरूरत इसलिए है, अगर लॉ नहीं होगा तो कोई मानेगा नहीं ना उसको। आप लॉ बनाएंगे तभी उसको एनफोर्स करा सकेंगे। तो यहाँ पे क्या एक्ट को लाया गया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 और इसके रिलेटेड रूल्स। मुद्दे की बात है, ये लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एएमएल एंड काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म सीएफटी को, ठीक है ना। ये भी कहीं ना कहीं जो हमने ऊपर बात करी है, नो योर कस्टमर्स का डायरेक्शन है ये, उसका इंटेंशन भी कहीं ना कहीं यही है, ठीक है। रेगुलेटेड एंटिटीज की बात करें तो उनको फॉलो करने सर्टेन कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर while undertaking a transaction, either establishing कोई भी अकाउंट रिलेशनशिप आप बना रहे हैं या फिर आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। चलिए, यहाँ पर
जो आपको डायरेक्शन दी जा रही है, इसके अंदर पावर्स दी गई हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पावर दे रखी है, तो कह रहे हैं हमने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वाली बात है उसको मानते हुए, आरबीआई एक्ट में जो हमें पावर दे रखी है उसको मानते हुए, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम में जो हमें पावर दे रखी है आरबीआई को उसको मानते हुए, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में जो आरबीआई को पावर दे रखी है उसको मानते हुए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है कि हम सेटिस्फाइड है कि नेसेसरी है एंड एक्सपीडियंट है इन द पब्लिक इंटरेस्ट टू डू सो, हम यहाँ पे डायरेक्शंस लेकर आ रहे हैं। इतने सारे एक्ट का नाम ले दिया, बात तो माननी पड़ेगी इन डायरेक्शंस की, सारे के सारे एक्ट उठाए, देखो इन एक्ट में पावर दे रखी है, अब आपको जो सारी की सारी रेगुलेटेड एंटिटीज है हमारी इन बातों को आपको मानना पड़ेगा जो डायरेक्शंस में दे रखे हैं। चलिए बात को स्टार्ट करेंगे हम एप्लीकेबिलिटी से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अच्छे जो केवाईसी जो डायरेक्शंस लेकर आई है वो एक तरह का हेल्प करेगा बैंक को टू अंडरस्टैंड देयर कस्टमर और उनकी फाइनेंशियल डीलिंग्स। पढ़ चुके हैं बट एक बार इंग्लिश में पढ़ना था। केवाईसी गाइडलाइंस का इंटेंशन क्या है? टू प्रिवेंट बैंक फ्रॉम बीइंग यूज्ड फॉर मनी लॉन्ड्रिंग एंड अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, अप्लाई टू एवरी एंटिटी जो कि रेगुलेटेड बाय है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सर यहाँ पर हर एक एंटिटी का हमें टाइप बता दो। चलिए अब हम चलते हैं जो टाइप ऑफ एंटिटीज हैं। तो रेगुलेटेड एंटिटीज के अंदर यहाँ पे बोल रखा है कि सारे के सारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स आ जाते हैं, आरआरबी आ जाता है, लोकल एरिया बैंक आ जाते हैं, प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, ये सारे की सारे जो डेफिनेशन है इनकी क्या डिफरेंस है हम फाइनेंस के लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपका सिडबी, एनएचबी, नबार्ड, ये सारे के सारे भी हम पढ़ चुके हैं। लेटेस्ट एडिशन क्या है आपका NABFID। ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, इसके हर एक टाइप हम पढ़ के आ चुके हैं। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ये भी एक NBFC है, ये भी कवर्ड है। फिर जो भी आपके पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, NPCI आ गया, यूपीआई की जो आपकी पेमेंट सर्विस है, NEFT, RTGS वगैरह जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी बोला जा रहा है हाँ जी ट्रांजेक्शन होगी, ध्यान रखना नो योर कस्टमर की डायरेक्शन को। ठीक है, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हो गए या फिर कोई भी ऑथराइज्ड पर्सन इंक्लूडिंग हु आर एजेंट्स ऑफ मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम्स रेगुलेटेड बाय द रेगुलेटर। तो इन सबको बोल दें हाँ जी आप रेगुलेटेड एंटिटीज हैं, जरा ध्यान रखना जो भी हम बोल रहे हैं बातों का। ठीक है, यहाँ पर कुछ बातों को क्लैरिफाई करा गया। देखो ये जो रेगुलेटेड एंटिटीज हैं जिनको बोला हमारी बातों को मानने ला, ये तो इंडिया की है। क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि इंडिया की जो एंटिटी है उसने बाहर किसी एंटिटी को परचेस कर रखा हो इंडिया के बाहर, तो उस केस में क्या करना है? तो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दिया गया, these direction shall also apply to those branches and majority owned subsidiary। देखो ब्रांच है तो मेरे को ही रिप्रेजेंट कर रही है, कोई इंडिया की रेगुलेटेड एंटिटी है जिसने इंडिया के बाहर ब्रांच खोल ली, तो ब्रांच तो मेरा ही पार्ट है, इसको तो मानना ही पड़ेगा। साथ में कोई मेजॉरिटी ओन्ड सब्सिडरी है, हमारी रेगुलेटेड एंटिटी ने कोई बाहर की एंटिटी को परचेज कर रखा है जिसमें मेजॉरिटी पोर्शन इसका है, तो कह रहे ये एंटिटी को मिला के विच इज लोकेटेड इन अब्रॉड to the extent they are not contradictory to the local laws in the host country। अगर वहां पे कोई जिस कंट्री के अंदर है वहां पे कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी लॉज है तो उसकी बात को तो चलो साइड रखा जाए। यहाँ पर बोला गया अगर स्पेसिफिकली उस पर्टिकुलर होस्ट कंट्री के जो लॉज एंड रेगुलेशन है वो प्रोहिबिट करते हैं इंप्लीमेंटेशन ऑफ दीज गाइडलाइन, तो उसके इसमें क्या करें, मना करे वो कंट्री कह रहे हैं हम तो टैक्स के सेफ हेवन है, यहाँ पे सारा गलत काम चलता है, तो यहाँ पे आपने कंपनी ब्रांच वगैरह खोली है तो हम तो ये वाले जो नो योर कस्टमर की डायरेक्शन है हम नहीं अप्लाई करने देंगे आपको, हमारे को पता नहीं हमारे कस्टमर्स कौन है, हम उनकी सीक्रेसी मेंटेन करते हैं। अब उस केस में क्या करें जी, हमने तो बाहर की क्या कहते हैं एक एंटिटी को परचेज कर लिया है, वहां की रेगुलेटरी बॉडी बहुत हल्के में ले रही है, तो उस केस में आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इंटीमेट करना है। ठीक है ना, ये आपको नोटिस में लेकर आना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कि हमें जी प्रोहिबिट कर रहा है कि नो योर कस्टमर आप मत करो। उस केस में जो हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो जाएगी गवर्नमेंट के पास, बात करेगी, FATF की बात करेगी, जो भी होगा वो अपने आप टेक केयर कर देंगे। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट आता है, इन केस देयर इज अ वेरिएंस इन KYC और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। कह रहे भाई वेरिएंस है, वो कुछ कह रहे हैं हम कुछ कह रहे हैं, तो उस केस के अंदर हम मतलब इंडिया की एंटिटी जो इंडिया में काम कर रही है और जो वो फॉरेन एंटिटी के अंदर फॉरेन कंट्री के अंदर आपकी एंटिटी है उसके अंदर लॉज में डिफरेंस है, तो कह रहे जो भी स्ट्रिंजेंट लॉज है उनको मान लेंगे। ठीक है ना, आपको अडॉप्ट करने रेगुलेटेड एंटिटीज आपको अडॉप्ट करने मोर स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन। मजा आ गया। ब्रांच सब्सिडरी है कोई फॉरेन इनकॉर्पोरेटेड बैंक की, फॉरेन कंट्री की एंटिटी यहाँ पे खोल के बैठी हुई है, तो उस केस में उस कंट्री के भी KYC के नॉर्म्स होंगे, हमारे भी KYC की डायरेक्शन जो हम ये दे रहे हैं ये भी है,
तो इस केस में बोल रहे हैं कि आपको स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस को फॉलो करना है। आपका होम रेगुलेटर बोलता है ज्यादा करना है कुछ, आप वो मानो, अगर हमारा ज्यादा है तो हमारी बात मानो, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन ऑफ टू को आपको फॉलो करना है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटेंशन सामने आता है, प्रोवाइडेड दैट दिस रूल शैल नॉट अप्लाई टू स्मॉल अकाउंट्स रेफर्ड टू इन पैराग्राफ 23 ऑफ चैप्टर 4। मुद्दे की बात है, स्मॉल अकाउंट पे ये रूल अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पर इंटेंशन क्या है, जो मतलब अभी लोग फाइनेंशियल सर्विसेज जिनको मिलना स्टार्ट हुए हैं, अभी इतने एजुकेटेड नहीं है, तो उनके साथ ऐसा ना हो कि इन डायरेक्शन की वजह से उनको फाइनेंशियल सर्विसेज ना मिले। तो यहाँ पर स्मॉल अकाउंट है क्या, हम वो समझने के लिए जा रहे हैं। चलिए, अकॉर्डिंग टू प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स, यहाँ पे जो पीएमएलए का एक्ट है उसके रिलेटेड रूल्स बनाए जाते हैं, वहां पर स्मॉल अकाउंट को एक्सप्लेन कर रखा है। क्या है कि टोटल क्रेडिट्स इन अ फाइनेंशियल ईयर अगर 1 लाख रुपए के ऊपर नहीं है, क्रेडिट्स की बात चल रही है, जो अकाउंट में पैसा आ रहा है, ठीक है। टोटल विड्रॉज एंड ट्रांसफर इन अ मंथ डज नॉट एक्सीड 10,000 रुपीज, ठीक है जी। अगर एक महीने के अंदर विड्रॉज एंड ट्रांसफर 10,000 से ऊपर ज्यादा नहीं है, तभी वो क्वालिफाई कर पाएगा एक स्मॉल अकाउंट की तरह, ठीक है। बैलेंस एट एनी टाइम डज नॉट एक्सीड 50,000 रुपीज, ठीक है ना। इसके अंदर एक क्लैरिफिकेशन दी गई। अच्छा, ये तीनों की दोनों कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन दी गई, जो बैलेंस लिमिट है वो अप्लाई नहीं करेगी अगर कोई डिपॉजिट्स करे जाते हैं, गवर्नमेंट की वेलफेयर जो स्कीम्स आते हैं, बेनिफिट्स आते हैं, ग्रांट वगैरह आती है, तो उनको कंसिडर नहीं करा जाएगा, ठीक है ना। तो ये तीनों आपके कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए, तब जाके क्या कहते हैं, आप एक स्मॉल सेविंग्स अकाउंट बना, आपको नाम दिया जाएगा, दर्जा दिया जाएगा, ठीक है जी। चलिए, हमारे को थोड़ा थोड़ा यहाँ पे समझ में आ रहा है। अब हम डेफिनेशंस को पढ़ेंगे एक ऑर्डर के अंदर, जो ऑर्डर मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक। मेरा ध्यान यहाँ पे जाएगा, बट हमें एक ऑर्डर में पढ़ना है ताकि आपको समझ में आए। चलिए, बात को स्टार्ट करेंगे हम। अब हमें नो योर कस्टमर करना है, तो किसी डॉक्यूमेंट का हमें सहारा लेना पड़ेगा। तो इस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट, ओवीडी। इसका क्या मतलब है, मीन्स यहाँ पे जो डेफिनेशन दी गई कि ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाएगा पासपोर्ट को, ड्राइविंग लाइसेंस को, प्रूफ ऑफ पोजेशन ऑफ आधार नंबर, आपके पास आधार नंबर उसका प्रूफ है, द वोटर्स आइडेंटिटी कार्ड जिसको इशू कर रखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, जॉब कार्ड। देखो यहां तक तो आप सभी को पता होगा, यहाँ पे नई चीज आ गई, जॉब कार्ड इशूड बाय नरेगा ड्यूली साइंड बाय एन ऑफिसर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, या फिर लेटर इशूड बाय नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर कंटेनिंग डिटेल्स, यहाँ पे उसका आपका एड्रेस वगैरह आ रहा है। तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में जहाँ पे आपका नेम एंड एड्रेस आ रहा है, उसको भी कंसिडर करा जाएगा ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट। मुद्दे की बात है, आपका नाम और एड्रेस वगैरह आना चाहिए, ठीक है ना, तभी आपके आइडेंटिटी उसको ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाता है। चलो सर, ऐसा भी तो हो सकता है हमने रेंट पे रहते हैं, पहले हमारा एड्रेस कुछ और था, कुछ और है। तो इस केस के अंदर क्या बोला गया, अगर ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट जो आप फर्निश कर रहे हैं उसमें आपका एड्रेस अपडेटेड नहीं है, तो उस केस के अंदर फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स को डीम कर लिया जाएगा ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे बात क्यों चल रही है, देखो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट आप प्रोड्यूस करेंगे तभी अकाउंट खोलने की बात करी जाएगी ना, तभी फाइनेंशियल सर्विसेज दी जाएंगी। चलिए सर, हमारा एड्रेस अपडेटेड नहीं है, तो उस केस में आप यूटिलिटी बिल्स दे दें जो कि 2 महीने से ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल वगैरह आ जाएंगे। आप प्रॉपर्टी या फिर म्यूनिसिपल टैक्स की रिसिप्ट प्रोवाइड कर दें, या फिर आप पेंशन या फिर फैमिली पेंशन का जो पेमेंट ऑर्डर आ रहा है जो कि इशू कर रखा है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के थ्रू, जिसमें एड्रेस अपडेटेड है, जो आपका करंट एड्रेस है वो डाल रखा है, वो प्रोवाइड कर दें। लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ एकोमोडेशन, आपको एकोमोडेशन दिया है स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, रेगुलेटरी बॉडी ने, या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने आपको घर दिया ना, यहाँ पर आके रहो, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स ने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने, या फिर लिस्टेड कंपनीज ने आपको अगर कोई एकोमोडेशन दिया तो वो एकोमोडेशन का लेटर वगैरह आपको प्रोवाइड करना है, ठीक है ना। लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ एकोमोडेशन आपको प्रोवाइड करना है, ये ओवीडी माना जाएगा लिमिटेड पीरियड के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर देखो जो एंटिटीज है कहीं ना कहीं वो रेगुलेटेड एंटिटीज है, ऐसा नहीं कोई प्राइवेट एंटिटी को यहाँ पे अलाउ कर रखा है। क्या लिखा हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट आ सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट आ सकते हैं, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी आ जाएंगी, पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का कंट्रोल है। आगे देखो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक आए, अपने आप में बड़े हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी कहीं ना कहीं रेगुलेशन रहता है, आरबीआई का, सेबी का, या फिर किसी ना किसी का, ऐसे लिस्टेड कंपनीज के ऊपर भी कहीं ना कहीं सेबी का कंट्रोल रहता है, इसलिए बोला हाँ ये ठीक है, ठीक है। चलिए, अब इस ओवीडी को कब तक माना जाएगा, तो कह रहा है आपको एक सही ओवीडी विद करंट एड्रेस, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट एक करंट एड्रेस के साथ प्रोवाइड करना है
विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months ऑफ सबमिटिंग द डॉक्यूमेंट्स। आपने जो ऊपर का डॉक्यूमेंट ये टेम्परेरी डॉक्यूमेंट सबमिट करा, उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपको ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट जो कि अपडेटेड एड्रेस के साथ है वो आपको सबमिट करना है। तभी देखो इतना भागदौड़ रहती है, मतलब भागदौड़ के अब तो ऑनलाइन हो जाता है, आधार के अंदर ही एड्रेस अपडेट कराते रहते हैं, होता रहता है ना। चलिए, अच्छा, ऐसे ही अगर कोई फॉरेन नेशनल ओवीडी प्रोवाइड कर रहा है तो उस केस के अंदर जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है फॉरेन जुडिक्शन का, उसने कोई लेटर वगैरह दे रखा है, एड्रेस डिटेल दे रखी है, तो वो मान लेंगे। कोई भी फॉरेन एम्बेसी ने अगर लेटर इशू कर रखा है तो उसको प्रूफ ऑफ एड्रेस मान लेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट। इसके अंदर हमारा एक पॉइंट था, अगर कस्टमर सबमिट करता है प्रूफ ऑफ पोजेशन ऑफ आधार नंबर एज एन ओवीडी, उस केस के अंदर ही मे सबमिटेड इन सच फॉर्म एज आर इशूड बाय यूआईडीएआई, ठीक है। यूआईडीएआई को समझ में आनी चाहिए, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ना, यूआईडीएआई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको जो यूआईडीएआई के फॉर्म में आपको मिल रहा है आधार नंबर, आपको उसी की तरीके से सबमिट करना है। यहाँ पर देखो आधार का कहीं ना कहीं रोल ज्यादा है, यहाँ पे पुश आ रहा है अनऑफिशियली कि आधार को आप यूज करें। डायरेक्टली कोई लॉ के थ्रू आधार की एप्लीकेबिलिटी आपके ऊपर नहीं डालेगी, बट अगर आपको कोई सब्सिडी वगैरह चाहिए, आपको कुछ ना कुछ और करना है, मतलब कुछ ना कुछ और एक्ट के थ्रू आधार की एप्लीकेबिलिटी को लाया जा रहा है। ऐसे ही अगर हम आधार के बारे में पढ़ें, आधार के बारे में हम पढ़ते हैं कि आधार क्या है, उसका वेरिफिकेशन वगैरह कैसे होता है। तो आधार नंबर इज अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर इशूड टू एन इंडिविजुअल, किसी कंपनी को नहीं, इंडिविजुअल को होता है। द आधार नंबर इज यूज्ड टू डिलीवर सब्सिडीज अदर सर्विसेज टू इंडियन इंडिविजुअल इन इंडिया। हमारे जो एक्ट बने हुए हैं सब्सिडीज प्रोवाइड करने के लिए, तो वहां पे पुश कर रखा है कि आधार होगा तभी आपको सब्सिडी मिलेगी। आधार ऑथेंटिकेशन क्या है, इज द प्रोसेस जिसमें आप आइडेंटिफाई कर रहे हो कि इंडिविजुअल का जो आधार नंबर है एंड अदर इंफॉर्मेशन अगेंस्ट, आपने आधार का नंबर लिया, उसके रिस्पेक्ट में क्या इंफॉर्मेशन स्टोर हो रखी है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सेंट्रल आइडेंटिटीज डेटा रिपोजिटरी में। आपने आधार नंबर दे दिया, उसमें फिर चेक करा जाएगा, हाँ जी आपका फादर का नाम क्या है, आपका एड्रेस वगैरह क्या है, तो ये आधार ऑथेंटिकेशन है। अगर हम सेंट्रल आइडेंटिटी डेटा रिपोजिटरी की बात करें तो एक सेंट्रलाइज डेटाबेस है जहां पे आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है ना, आधार नंबर उसके रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना। डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन होगी, बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन होगी, आपका जो क्या कहते हैं बायोमेट्रिक मतलब फेस रिकॉग्निशन, बायोमेट्रिक वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन सेंट्रल आइडेंटिटी डेटा रिपोजिटरी में सबमिट रहता है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट ई डॉक्स के बारे में, इक्विवेलेंट ई डॉक्स जो कि है 10th पॉइंट पे। चलिए, अब देखो ये डॉक्यूमेंट्स की बात तो चल रही है, बट हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट का एक और इनिशिएटिव है जो कि है डिजी लॉकर का। तो यहाँ पर जो भी अगर ई डॉक्स आप सबमिट करते हैं फॉर एग्जांपल डिजी लॉकर के थ्रू, तो इसको भी मतलब डॉक्यूमेंट्स माना जाएगा, एट पार रखा जाएगा जो आप फिजिकल डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे रहे हैं। ई डॉक्स की बात भी यहाँ पे खत्म होती है। इसके बाद हमारा पॉइंट आता है एक नया पॉइंट जो कि है केवाईसी का आइडेंटिफायर। देखो अब हर जगह हर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अगर आप जाएंगे तो वहां पे आप अपनी केवाईसी प्रोड्यूस कर रहे हैं, हर बार आपको पेपर लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला यार एक रिपोजिटरी बना देते हैं ना जहाँ पे सारे का सारा डेटा स्टोर रहेगा, और जिसकी केवाईसी वहां पे पड़ी है वो अपना आधार वगैरह हर चीज अपलोड कर देगा, ड्राइविंग लाइसेंस पासपोर्ट वगैरह सब अपलोड कर देगा, और हम इसको एक आइडेंटिफायर मतलब एक नंबर दे देंगे, यूनिक नंबर। और जब भी वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाएगा, किसी बैंक के पास, हाँ जी मेरा अकाउंट खोल दो, कह रहे हाँ, वो बैंक वाला कह रहा है जाओ आधार लाओ, ये लाओ वो लाओ, ऐसे बोल रहा है, कह रहा है ये लो मेरा केवाईसी आइडेंटिफायर, मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, गवर्नमेंट की रिपोजिटरी है, यहाँ पे मेरी सारी केवाईसी स्टोर्ड है, निकाल लो जो जो आपको चाहिए। नो योर क्लाइंट नो योर कस्टमर आइडेंटिफायर means a unique code or code assigned to a customer by central KYC records registry। अगर central KYC records registry की बात करें तो एक centralized repository of customer KYC records है for a financial sector। इसका पर्पस की बात करें to reduce the need of customer to produce and verify KYC document। कह रहा बार बार क्या प्रोड्यूस वेरीफाई कर रहे हो, हर बार आप जाते हो दिखाते हो हाँ जी देखो ये मेरा केवाईसी रहा, फिर इसको आप वेरीफाई करवाते हो, ओटीपी वगैरह आता है, ये आता है, फेशियल रिकॉग्निशन होता है, बायोमेट्रिक वगैरह होता है। कह रहा नहीं नहीं ठीक है आपका केवाईसी उसके ऊपर है ना, ये केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री पे, ठीक है जी मान लिया आप सही बंदे हो, यही बंदे हो जो आप बता रहे हो, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा आधार का हो गया। अगला आता है डिजिटल केवाईसी का पॉइंट, ठीक है। डिजिटल केवाईसी, चलिए डिजिटल केवाईसी है कि आप लाइव फोटो कस्टमर की एक ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ आप ले रहे हैं, आप लेते हैं ना, आप घर आके आपको फोटो लेते हैं, हाँ जी दिखाओ अपनी फोटो दिखाओ, एक ऑफिशियली वैलिड
जो वैलिड डॉक्यूमेंट है उसको अपने हाथ में रखो, और द प्रूफ ऑफ पोजेशन ऑफ आधार वेयर ऑफलाइन वेरिफिकेशन कैन नॉट बी कैरिड आउट। ऑफलाइन वेरिफिकेशन में आप जाते हैं, उनका कस्टमर का आप आधार देखते हैं, मैच वैच करते हैं, जी सब ठीक है, तब ओके होता है। कह रहा है कि डिजिटल है तो आप पर्सन को लें, उसका एक ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट ले, फोटो वगैरह ले लें, along with the latitude longitude of the location of such live photo is being taken by the authorized officer of the RE। ठीक है। अच्छा, अगर हम ऑफलाइन वाली भी एक यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है, ऑफलाइन जो आपका ऑथेंटिकेशन होता है, वेरिफिकेशन होता है। ऑफलाइन वेरिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ आधार नंबर होल्डर्स आइडेंटिटी विदाउट ऑथेंटिकेशन। ये ऑथेंटिकेशन मतलब क्या है कि आप UIDI से डेटा से उसको मैच नहीं कर रहे। Offline or Aadhaar verification is a process that allows individual to verify their identity, complete KYC locally। कह रहा है कोई भी डेटा UIDI के पास से लेने का जरूरत नहीं है, मेरा आधार नंबर लो, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको चेक करा दूंगा ऑफलाइन के बेसिस पे, वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मंगवाने की जरूरत नहीं है। अगर आप UIDI के डेटा से इन्फॉर्मेशन मंगवाते हैं, OTP मंगवाते हैं, वगैरह मंगवाते हैं, तो उस केस में वो आपका ऑनलाइन हो जाता है। ठीक है, वो ऑथेंटिकेशन वगैरह हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हमारे पर्सन्स की डेफिनेशन। यहाँ पे हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह की बात करी, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या तरीका रहेगा उसकी वेरिफिकेशन का। अब यहाँ पे देखो कौन से टाइप के पर्सन आपके पास सर्विसेज लेने के लिए आ रहे हैं। आप एक बैंक है, आप एक रेगुलेटेड एंटिटी है। अब हर एक पर्सन के पीछे कौन इन्वॉल्व है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे कोई इंडिविजुअल आ सकता है आपके पास अकाउंट खुलवाने के लिए, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आ सकता है, कंपनी आ सकता है, फर्म आ सकता है, AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन आ सकते हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल आ सकते हैं, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। अच्छा, इंडिविजुअल आपको पता होंगे, हम हो गए, HUF भी बना लेते हैं जो हिंदू फैमिली होता है, कंपनी कंपनीज एक्ट के फॉर्म में बना लेते हैं, फर्म पार्टनरशिप फर्म, इसको आप रजिस्टर भी करा सकते हैं, अनरजिस्टर्ड भी होती है, इसमें LLPs भी आ जाते हैं। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, देखो यहाँ पर कुछ लोग मिलके एक एसोसिएशन बना लेते हैं, काफी सारी एसोसिएशन के बारे में आप सुनते होंगे। एसोसिएशन के अंदर कंपनीज भी पार्ट बन सकते हैं ना, एसोसिएशन ऑफ पर्सन कंपनी भी है, कोई फर्म भी है, मिलकर एक एसोसिएशन बना ली। वहीं अगर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ इंडिविजुअल्स ही आते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल्स मिलके एक बॉडी को क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, इसमें जो टेम्पल्स गुरुद्वारा वगैरह होते हैं वैसे वो रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है, कोई भी एजेंसी है, ऑफिस है, ब्रांच और कंट्रोल बाय अबव पर्सन, ये सारे के सारे पर्सन है। अब पर्सन के पीछे आपको पता होना चाहिए कि आपका बेनिफिशियल ओनर कौन है। इंडिविजुअल के केस में तो मैं ही वो जो इंडिविजुअल है वही बेनिफिशियल ओनर है, उस केस में तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। चलिए हम बेनिफिशियल ओनर की डेफिनेशन को पढ़ेंगे। बेनिफिशियल ओनर कहां पे हमें दे रखा है, 6 पॉइंट के अंदर है, 6 पॉइंट की तरफ चलेंगे, 6 नहीं 4th। चलिए बेनिफिशियल ओनर, अगर हम कस्टमर एक कंपनी है, कस्टमर एक फर्म है, कस्टमर एक एसोसिएशन है, तो उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करी जा रही है। पहली बात स्टार्ट हो रही है, कस्टमर एक कंपनी है तो उस केस में बेनिफिशियल ओनर इज द नेचुरल पर्सन। मतलब ऐसा नहीं होगा कि अगर एक कंपनी का शेयर होल्डर कंपनी ही है तो उसको बेनिफिशियल ओनर मान लेंगे। होल्ड ऑन सब्सिडरी होती है ना, एक कंपनी को दूसरी कंपनी होल्ड कर रही है, तो कह रहे नहीं, ये वाली कंपनी बेनिफिशियल ओनर नहीं है, जो एक्चुअल में इस कंपनी के पीछे एक्चुअल में जो पर्सन इन्वॉल्व है उसका नाम चाहिए हमें, वो बेनिफिशियल ओनर है। तो यहाँ पे लिखा गया बेनिफिशियल ओनर इज द नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन हम हो सकते हैं, ठीक है ना, बेनिफिशियल ओनर। ऐसे नहीं हम बीच में 4-5 कंपनी का एक ट्रेल डाल के बोले हाँ जी वो तो चलो वो कंपनी ओनर है, हमें बेनिफिट मिल रहा है इनमें तो। ठीक है, who whether acting alone or together or through one or more juridical person has controlling ownership interest। अब ये कंट्रोलिंग ओनरशिप इंटरेस्ट क्या है, तो अगर आपकी ओनरशिप एंटाइटलमेंट 10% से ज्यादा की है तो उस केस में आपको कंट्रोलिंग ओनरशिप इंटरेस्ट मान लेंगे। ठीक है ना, कंट्रोल की बात करें तो अगर आपके पास कंट्रोल है किस रिस्पेक्ट में, राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर, आप पूरे बोर्ड को भंग करते हैं और पूरे बोर्ड को आप अपॉइंट कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं आप पे कंट्रोल है ना, तो फिर आप बेनिफिशियल ओनर है उस पर्टिकुलर एंटरप्राइज के। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो उस केस में भी पार्टनरशिप फर्म में जो नेचुरल पर्सन है उसको माना जाएगा कि हाँ जी आप बेनिफिशियल ओनर है इस पार्टनरशिप फर्म के। इस केस में भी सेम डेफिनेशन रखी गई है कि अगर आपके पास ओनरशिप एंटाइटल है मोर देन 10% ऑफ द परसेंटेज ऑफ कैपिटल और प्रॉफिट्स, कैपिटल डाल रखी है या फिर प्रॉफिट्स आपको मिलते हैं वहां से 10% से ज्यादा, तो उस केस में आप उस पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म के क्या है, बेनिफिशियल ओनर। ठीक है, अगर कोई पर्सन है अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है,
कह रहा है कोई इनकॉर्पोरेशन ही नहीं करा, कोई पैन वगैरह नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मिलके काम कर रहा है, बट तो उस केस में भी बेनिफिशियल ओनर बोला गया नेचुरल पर्सन ही रहेंगे। इस केस में जिसके पास 15% या उससे ज्यादा की प्रॉपर्टी, कैपिटल या प्रॉफिट्स हैं उस अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन से जो भी कमाई हो रही है, तो वो बेनिफिशियल ओनर है। ठीक है, अगर कस्टमर एक ट्रस्ट है तो उस केस में बेनिफिशियल ओनर कौन रहेगा? जो भी ऑथर्स ऑफ द ट्रस्ट हैं, ट्रस्टी हैं, बेनिफिशियरी हैं, जिनके पास 10% या उससे ज्यादा का इंटरेस्ट है उस ट्रस्ट के अंदर, ठीक है ना? या फिर अल्टीमेट उसके पास इफेक्टिव कंट्रोल है ट्रस्ट का किसी भी नेचुरल पर्सन के पास, तो उसको बेनिफिशियल ओनर मान लिया जाएगा। इसमें अगर कॉलेजेस वगैरह तो उसमें किसका कंट्रोल है ज्यादा, तो उसको मतलब बेनिफिशियल ओनर मान लिया जाता है। ओके, कॉलेजेस जनरली ट्रस्ट के फॉर्म में रजिस्टर होते हैं। ओके, सर्टिफाइड कॉपी का कॉन्सेप्ट आता है। देखो यहाँ पर सर्टिफाई करने की बात चल रही है, आपने कोई डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करा कि हाँ जी मेरा डॉक्यूमेंट है, कॉपी है ये, इसको मैं सर्टिफाई कर रहा हूँ, इसको जरा मैच कर लो ओरिजिनल से, तो ये सर्टिफाइड कॉपी मान लेते हैं। ऑब्टेनिंग अ सर्टिफाइड कॉपी बाय आरई शैल मीन्स, अगर कोई हमारा बैंक कॉपी लेता है किसी एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की, तो उसको कंपेयर करना है, कंपेयरिंग द कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ पोजीशन ऑफ आधार नंबर वेयर ऑफलाइन वेरिफिकेशन कैन नॉट बी कैरिड आउट और ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस। इसके अंदर आपको कंपेयर करना है विद द ओरिजिनल एंड रिकॉर्डिंग द सेम ऑन द कॉपी बाय द ऑथोराइज्ड ऑफिसर। वो कॉपी पे लिखेगा ऑथोराइज्ड ऑफिसर, हाँ जी मैंने चेक कर लिया है इसका जो कॉपी प्रोवाइड कर रहा है और इसका ओरिजिनल, ठीक है ना? ठीक है, अगर नॉन रेजिडेंट है तो उस केस में जो कॉपी उसको प्रोवाइड करेगा उस केस के अंदर कौन उसको ऑथराइज कर देगा? ऑथराइज्ड ऑफिशियल ऑफ ओवरसीज बैंक है, स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है जो कि इंडिया के अंदर रजिस्टर हो रखे हैं, वो सर्टिफाई कर देंगे। ब्रांच ऑफ ओवरसीज बैंक है जिसमें इंडिया का इंडियन बैंक का रिलेशनशिप है, तो वो सर्टिफाई कर देंगे। नोटरी पब्लिक करवा रखा है अब्रॉड में, कोई कोर्ट मजिस्ट्रेट से आपने ऑथराइज करवा रखा है, सर्टिफाई करवा रखा है, जजेस ने सर्टिफाई कर रखा है। इंडियन एम्बेसी कॉन्सुलेट जो कि कंट्री के अंदर है, जनरल इन द कंट्री वेयर द नॉन रेजिडेंट कस्टमर रिजाइड्स, तो वहां से अगर आप सर्टिफाई करा देते हैं तो उसको सर्टिफाइड कॉपी मान लिया जाएगा। आगे जाके अगर आपके पास ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट का नहीं है, आप नहीं दे रहे, उसका ऑथेंटिकेशन नहीं हो रहा, तो उस केस में सर्टिफाइड कॉपीज भी ले ली जाएंगी, तभी यहाँ पे सर्टिफाइड कॉपी की डेफिनेशन दे रखी है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है एक और पॉइंट जो कि है डेजिग्नेटेड डायरेक्टर का। अब हम पढ़ेंगे कि देखो आरई जो है रेगुलेटेड एंटिटीज है उनसे काम करवाना है, तो उस केस में बोला गया डेजिग्नेटेड जो डायरेक्टर है हम उससे कुछ काम करवाएंगे, प्रिंसिपल ऑफिसर है उससे हम कुछ काम करवाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेंगे। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, बट डेजिग्नेटेड डायरेक्टर की हम डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कि भाई उसको डेजिग्नेट कर रखा है एक रेगुलेटेड एंटिटी ने एज डायरेक्टर, जिसमें आएंगे मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, आपका मैनेजिंग पार्टनर अगर रेगुलेटेड एंटिटी एक पार्टनरशिप फर्म है। अच्छा, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर कंपनी के केस में आएंगे, ठीक है। अगर रेगुलेटेड एंटिटी एक प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है तो उसमें प्रोप्राइटर जो है वो डेजिग्नेटेड डायरेक्टर माना जाएगा, ठीक है। अगर कोई ट्रस्ट है रेगुलेटेड एंटिटी तो उसमें मैनेजिंग ट्रस्टी को डेजिग्नेटेड डायरेक्टर माना जाएगा, ठीक है। अ पर्सन और इंडिविजुअल इन केस जिसके पास कंट्रोल वगैरह अगर कोई और एंटिटी है, कोई अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, तो जिस पर्सन का कंट्रोल है उसको डेजिग्नेटेड डायरेक्टर मान लिया जाएगा। मतलब इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही है, जो भी आगे जाके रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाएंगी। अगर कोई अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है तो जो भी पर्सन है जिसके पास कंट्रोल है उसको डेजिग्नेटेड डायरेक्टर मान लिया जाएगा, उसको सारी बातें कंप्लाई करवानी पड़ेंगी, नहीं तो उसको पकड़ के जो भी उसका केसेस वगैरह होंगे, जो भी उसके ऊपर पेनल्टीज वगैरह होंगी वो लगाई जाएंगी, ठीक है। अ पर्सन हु होल्ड्स द पोजीशन ऑफ सीनियर मैनेजमेंट और इक्विवेलेंट डेजिग्नेटेड एज डेजिग्नेटेड डायरेक्टर्स को बना दिया जाएगा, ठीक है जी, ओके जी, यहाँ पर बात समाप्त होती है। आगे प्रिंसिपल ऑफिसर भी हम देख लेते हैं कि क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफिसर की डेफिनेशन आगे है। प्रिंसिपल ऑफिसर मीन्स एन ऑफिसर एट द मैनेजमेंट लेवल नॉमिनेटेड बाय द आरई। आरई जिसको नॉमिनेट कर देंगे वो हमारा प्रिंसिपल ऑफिसर हो जाएगा। मुद्दे की बात है, ये रिस्पॉन्सिबल रहेगा फर्निशिंग इन्फॉर्मेशन एज पर रूल 8 ऑफ द रूल्स। यहाँ पे आगे जाके जो हम रूल्स पढ़ेंगे उसके हिसाब से इसको इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी है, ठीक है। अगला आज के सेशन का इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपका काम है रेगुलेटेड एंटिटी का, वो है सस्पिशियस ट्रांजेक्शन को देखना। सस्पिशियस ट्रांजेक्शन का मतलब है कि अगर कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही है जो इंडी या फिर अटेम्प्टेड ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन हो गई है जिसके अंदर एक आपको डाउट राइज हो रहा है कि रीजनेबल ग्राउंड है कि सस्पिशन यहाँ पे इन्वॉल्व है, कोई आपने ऑफेंस वगैरह करा है स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल,
अलग अलग टाइप के ऑफेंस को यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अगर हमें सस्पिशन है कि आपने एक ऐसा काम करा है तो एक सस्पिशियस ट्रांजेक्शन मानी जाएगी। अपीयर्स टू बी मेड इन सर्कमस्टांसेस, कोई अनयूजुअल और अनजस्टिफाइड कॉम्प्लेक्सिटीज है, अलग अलग अकाउंट से पैसे आ रहे हैं, डेबिट हो रहा है वगैरह, ऐसा कुछ हो रहा है, तो भाई ये सस्पिशियस ट्रांजेक्शन है। अपीयर नॉट टू हैव इकोनॉमिक रैशनल, किसी पर्सन है आज तक अकाउंट में पैसे नहीं है, आज 1 करोड़ रुपए आ गया किसी फॉरेन एंटिटी से, तो कह रहा है भाई हमारा इकोनॉमिक रैशनल यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, कुछ गलत हो सकता है। गिव राइट टू रीजनेबल ग्राउंड ऑफ सस्पिशन दैट इट में इन्वॉल्व फाइनेंसिंग ऑफ एक्टिविटी रिलेटेड टू टेररिज्म। ये पीएफआई वगैरह है उनके ऊपर भी इसी तरीके से कर्ब लगाया गया है। ठीक है जी, हमारे यहाँ पे सस्पिशियस ट्रांजेक्शन समाप्त होता है। आगे टर्म्स का स्पेसिफिक मीनिंग दे रखा है, कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह क्या है इसको हम बाद में पढ़ेंगे, कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक को भी बाद में पढ़ेंगे, कस्टमर वगैरह आगे जब हम मेन टेक्स्ट को पढ़ेंगे तब इनके अगर डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट होगी तो हम पढ़ लेंगे। आगे आता है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन। कस्टमर आइडेंटि आपको कस्टमर को आइडेंटिफाई करना है तो उसका मतलब क्या है कि आपको अंडरटेक करना है प्रोसेस ऑफ कस्टमर ड्यू डिलिजेंस। अब एक कस्टमर का ड्यू डिलिजेंस है क्या, तो कस्टमर ड्यू डिलिजेंस मींस आपको आइडेंटिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ द कस्टमर एंड द बेनिफिशियल ओनर करना है यूजिंग रिलायबल एंड इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन। यहां पर अगर हम आधार की बात करें तो उसमें वेरिफिकेशन कैसे हो रहा है, आप अपना आधार नंबर दे रहे हैं और फिर ओटीपी के थ्रू वहां पे आधार से इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है और उसका वेरिफिकेशन हो रहा है। समझ में आ रही बात, ये ड्यू डिलिजेंस है, आपका आइडेंटिफिकेशन हो गया। अगर आपने आधार दिया, ओटीपी से मैच करके इन्फॉर्मेशन जो वहां पे दे रखी है और जो आपने आधार दिया तो दोनों इन्फॉर्मेशन मैच होगी, तो मतलब आपका आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट। सिर्फ आधार को प्रोड्यूस करना आपका वेरिफिकेशन नहीं है, वेरिफिकेशन है जहां पे डेटा स्टोर है उससे मैच कर रहा है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या है, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप। आप कोई अकाउंट खोल रहे हैं या फिर आप कोई ओकेशनल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं जो कि 50,000 से ऊपर का है तो उस केस में आपको कस्टमर ड्यू डिलिजेंस करना है, वेदर कंडक्टेड एज अ सिंगल ट्रांजेक्शन और सेवरल ट्रांजेक्शन। देखो अगर आप बैंक में जाते होंगे तो जब भी अगर आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उस केस में कुछ अमाउंट पे वो कहते हैं पैन वगैरह प्रोवाइड करो हमें चेक करना है, तो ये 50,000 से ऊपर की बात यहीं से आ रखी है। अगर आप ट्रांजेक्शन वगैरह कर रहे हैं 50,000 से ऊपर की तो उस केस में मांग लेंगे आपसे इन्फॉर्मेशन, हाँ जी प्रोवाइड करो पैन डिटेल्स वगैरह। इसके साथ साथ अगर आप छोटी छोटी ट्रांजेक्शन कर रहे हो ये 50,000 की लिमिट से बचने के लिए, तो उस केस में भी अगर उनको समझ में आ रहा है छोटी छोटी ट्रांजेक्शन जानबूझ के कर रहा है तभी भी आपको पकड़ लेंगे। ठीक है, यहाँ पे इंक्लूड क्या करता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कस्टमर, वेरिफिकेशन ऑफ देयर आइडेंटिटी यूजिंग रिलायबल इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पे आधार का एग्जांपल हो गया। उसके बाद टेकिंग रीजनेबल स्टेप्स टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ कस्टमर बिजनेस, कि क्या चल रहा है यहाँ पे, किस टाइप का बिजनेस है, क्या ओनरशिप है, कहाँ पे कंट्रोल है। डिटरमाइनिंग वेदर द कस्टमर इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ बेनिफिशियल ओनर, ओनर कोई और है यहाँ पे काम कोई और करवा रहा है, एंड आइडेंटिफाई द बेनिफिशियल ओनर एंड टेकिंग ऑल द स्टेप्स टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ द बेनिफिशियल ओनर के डॉक्यूमेंट्स वगैरह मंगवा दो, ये कस्टमर ड्यू डिलिजेंस है। ऐसा नहीं है कि कंपनी ने आपको रिकॉर्ड सारे दे दिया और आप खुश कि कंपनी के रिकॉर्ड सारे आ गए, आपको उसके पीछे चेक करना है क्या बिजनेस है, कौन बेनिफिशियल ओनर है, बेनिफिशियल ओनर की इंफॉर्मेशन मंगवानी है, आइडेंटिफिकेशन करना है, वेरिफिकेशन करना है और आपके पास वो सारे के सारे डेटा होने चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट आता है एक इंटरनेशनल लेवल का, थोड़ा सा डिफरेंट है, ये है फटका, FATCA, फटका बोलते हैं हम इसको। देखो ये यूएसए वालों ने अपने ये करा है कि अब यूएसए में काफी लोग टैक्स फ्रॉड वगैरह करते हैं ना, बाहर चले जाते हैं यूएसए से पैसा वैसा मार के टैक्स वालों का, तो उस केस में उन्होंने ना एक फटका बना रखा है, एक्ट बना रखा है, फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट। ये सिर्फ यूएसए वालों के लिए है, यूएसए अमेरिका के अंदर ये एक्ट को पास करा गया, बाकी सारे जो इनके हमारी अलग अलग छोटी छोटी कंट्रीज उनको बोला यार आप मानना, आपको बताना है कि आपकी कंट्री में क्या किसी यूएस रेजिडेंट ने अकाउंट वगैरह खोल रखा है, इन्फॉर्मेशन वगैरह हमें पास ऑन करना यूएसए को। FATCA means Foreign Account Tax Compliance Act of the USA, United States of America, requires all foreign financial institution to report about the financial account held by US taxpayer or foreign entities in which US taxpayer hold a substantial ownership interest। मुद्दे की बात है, यूएस वाला कह रहा है कि हमारा टैक्स पेयर अगर बाहर जाके कुछ करता है ना, जरा हमें इन्फॉर्मेशन दे देना, हम इससे जरा टैक्स की रिकवरी वगैरह करेंगे। ठीक है, आईजीए वगैरह इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट्स वगैरह होंगे
उसके रिस्पेक्ट में अगर कोई इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है तो यहाँ के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को प्रोवाइड करना पड़ेगा। ऑन गोइंग ड्यू डिलिजेंस, यहाँ पर मॉनिटरिंग करनी है आपको ट्रांजेक्शन की, एंश्योर करना है कि वो कंसिस्टेंट है विद द आरई नॉलेज अबाउट द कस्टमर्स बिजनेस एंड रिस्क प्रोफाइल। ऐसा नहीं है आपको पहले जब आपने खोला तो कस्टमर सेफ प्रोफाइल का था, फिर उसके बाद ट्रांजेक्शन थोड़ी सी रिस्की हो गई, अलग अलग टाइप की सस्पिशियस ट्रांजेक्शन हो रही है। मैं ऐसी भी एंटिटीज को जानता हूँ जिनको 20-20 साल से ओपन कर रखा है, सिर्फ पेपर के ऊपर, छोटा मोटा बिजनेस दिखाता है पेपर के ऊपर, बट कभी कभी वहां पर ट्रांजेक्शन काफी ह्यूज अमाउंट की होती है। ऐसी कितनी कंपनीज की फाइलिंग मैं कर चुका हूँ पिछले बहुत टाइम के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पर इनको बनाया किस जाता है कि कुछ एक दो ट्रांजेक्शन करेंगे फिर बंद करके पैसा वैसा लेकर निकल जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो बहुत अच्छा ये काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा स्टेप है। तो यहाँ पे फ्रीज वगैरह कर देते हैं अकाउंट को, हाँ जी पैसा वैसा नहीं जाएगा, जरा आप आ जाओ बैंक के पास, ये इन्फॉर्मेशन दे दो, तब जाके आपका बैंक हम अनफ्रीज करेंगे, ठीक है। सेल्फ बैंक्स की बात करेंगे, अगर कोई बैंक की फिजिकल प्रेजेंस नहीं है किसी कंट्री में, वो कहीं पे भी रेगुलेट नहीं होता किसी भी फाइनेंशियल ग्रुप के अंदर, तो उस केस में उसको शेल बैंक बोला जाएगा। हमें समझ में आता है, आगे जाके बड़ी सारी बातें करी जाएंगी कि शेल बैंक के साथ आपको बिजनेस नहीं करना, ठीक है। इसके बाद आता है वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। यहाँ पर अगर आपने कुछ नए कभी बैंक अकाउंट खुलवाए जो आजकल बड़े सारे एंटिटीज प्रोवाइड करे कार्ड, बट वो पहले कहते हैं एक बार वीडियो से हमसे बात कर लीजिए, तो वो रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं आपकी। तो ऑल्टरनेट मेथड है कस्टमर के आइडेंटिफिकेशन का, यहाँ पर फेशियल रिकॉग्निशन होगा, कस्टमर ड्यू डिलीजेंस होगा, आपसे पूछा जाएगा क्या काम वगैरह आप करते हैं, कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे। ऑथराइज्ड ऑफिशियल करेगा रेगुलेटेड एंटिटीज का बाय अंडरटेकिंग सीमलेस सिक्योर लाइव इन्फॉर्म्ड कंसेंट बेस्ड ऑडियो विजुअल इंटरेक्शन। आपका मतलब वीसी वगैरह होगा उसके साथ बात करेंगे ना, उसके अंदर आपका जूम के अंदर या फिर उनके किसी पोर्टल के अंदर, विद द कस्टमर टू ऑब्टेन आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर द CDD पर्पस, मतलब कस्टमर ड्यू डिलीजेंस के लिए सारा का सारा आपका प्रोसीजर करा जा रहा है, वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है। इसको एट पार ट्रीट करा जाएगा फेस टू फेस कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस से, ठीक है। चलिए, अगला आता है वायर ट्रांसफर का। अलग अलग टाइप के आपके जो पैसे ट्रांसफर होते हैं ना, जैसे इंडिया के अंदर तो देखो बहुत फेमस आपका RTGS NEFT है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओन करता है। आप यहाँ से पैसे को ट्रांसफर करते हैं रियल टाइम के अंदर। इंडिया के बाहर इसको मतलब वायर ट्रांसफर बोला जाता है, यहाँ पर हम वायर ट्रांसफर नाम का यूज नहीं करते। तो अलग अलग टाइप के ट्रांसफर है, यहाँ पर बेनिफिशियरी वो है जिसको पैसा मिलने वाला है। बैच ट्रांसफर है कि एक साथ काफी सारी ट्रांजेक्शन प्रोसेस हो रही है, एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जा रहा है पैसा, किसी एक अकाउंट में भी जा सकता है, अलग अलग अकाउंट में भी जा सकता है। बेनिफिशियरी रेगुलेटेड एंटिटी, मतलब जिस बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में जा रहा है वो बैंक की बात चल रही है, बेनिफिशियरी रेगुलेटेड। जिस पर्सन के अकाउंट में जा रहा है वो बेनिफिशियरी है। बेनिफिशियरी रेगुलेटेड एंटिटी जिस पर्सन के बैंक के पास जा रहा है, ठीक है ना, उस पर्सन की बात चल रही है, उसके बैंक की बात चल रही है, ठीक है। कवर पेमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका वायर ट्रांसफर पैसा जाता है, पेमेंट मैसेज के साथ जाता है डायरेक्टली बाय द ऑर्डरिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू द बेनिफिशियरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद द राउटिंग ऑफ फंड्स इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन वगैरह जाते हैं जो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आता है। तो कवर के अंदर क्या होगा, देखो यहाँ पर आपका एक बैंक अकाउंट है, ये बेनिफिशियरी का है, ये थर्ड पार्टी है, यहाँ से इंफॉर्मेशन जाएगी, हाँ जी एक थर्ड पार्टी जो है ना ये इंस्ट्रक्शन देगी कि हाँ जी पैसे को आप ट्रांसफर कर दें, ठीक है ना। ये रूटिंग होती है फंडिंग इंस्ट्रक्शन की फ्रॉम द ऑर्डरिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू बेनिफिशियरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थ्रू वन और मोर इंटरमीडियरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये ऑर्डर वाली होगी, ये बेनिफिशियरी वाली होगी, ये आपकी इंटरमीडियरी होगी जो पेमेंट इंस्ट्रक्शन दे रही है, ठीक है। क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर जो कि आपका फॉरेन कंट्रीज के अंदर पैसा जा रहा है। डोमेस्टिक वायर ट्रांसफर आपका डोमेस्टिक बैंक्स के अंदर ही पैसा सेटलमेंट वगैरह हो रही है, ठीक है। इंटरमीडियरी आ रही है, अगर आपके सीरियल कवर पेमेंट्स वगैरह होते हैं तो उसके अंदर एक और इंटरमीडियरी जो इंस्ट्रक्शन वगैरह देती है वो आ जाती है, ठीक है। ऑर्डरिंग आरई रेफर्स टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड बाय आरई जो इनिशिएट करते हैं वायर ट्रांसफर्स को एंड ट्रांसफर द फंड जो कि किसको मिलते हैं, आपका बेनिफिशियरी आरई को या फिर बेनिफिशियरी के अकाउंट में जाते हैं, ठीक है। ओरिजिनेटर की बात करेंगे तो ये कौन है कि जो अकाउंट होल्डर है, जो अपने क्या कहते हैं बैंक को बोल रहा है हाँ जी पैसा ट्रांसफर करो, हमारा काम हो गया, माल वगैरह आ गया, ट्रांसफर कर लो, ठीक है। सीरियल पेमेंट की बात करेंगे तो ये डायरेक्ट सीक्वेंशियल चेन के अंदर पेमेंट एक के बाद वायर ट्रांसफर हो रहे हैं। accompanying payment messages travel together with ordering financial institution to beneficiary financial institution, ठीक है। straight through processing refers to the payment transaction that are conducted electronically without the need of
मैनुअल इंटरवेंशन, तो स्ट्रेट थ्रू ऑनलाइन ऑटोमेटिक आपका पैसा कट रहा है। एक और बात, ये आपने सुना होगा यूटीआर के बारे में, यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर। जब भी आपको पेमेंट्स वगैरह करते हैं तो वो यूटीआर मांगते हैं आपसे, ये चेक करते हैं कि हाँ इसी नंबर से आपको पेमेंट वगैरह आई है। ठीक है। वायर ट्रांसफर की बात करेंगे, रेफर्स टू एनी ट्रांजेक्शन कैरिड आउट ऑन बिहाफ ऑफ ओरिजिनेटर। मेरे को पैसा ट्रांसफर करना है, मैंने बैंक को बोला पैसा भेजो। थ्रू अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मैंने बैंक को बोला भेजो इलेक्ट्रॉनिक मीन से विद द व्यू ऑफ मेकिंग एन अमाउंट ऑफ फंड्स अवेलेबल टू अ बेनिफिशियरी। मैंने कहा हाँ जी शाम को पैसा भेज दो, तो मैंने अपने बैंक को बोला हाँ जी ओरिजिनेटर हूं मैं, शाम को पैसा भेज दो। एट द बेनिफिशियरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसका अकाउंट आईसीआईसी में, मेरा अकाउंट एक्सिस में है। मैं बोल रहा हूँ एक्सिस बैंक को हाँ जी ओरिजिनेटर मैं हूँ, पैसा मेरा जो शाम है उसका बैंक अकाउंट है आईसीआई, उसमें भेज दो। ये वायर ट्रांसफर है। ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो डेफिनेशन है, थोड़ा बहुत जो केवाईसी का बेसिक है समझने के लिए, वो स्टार्ट होता है। इन सब चीजों को हम फिर से रिविजिट करेंगे जब हम पढ़ेंगे मेन टेक्स्ट को। जब मेन टेक्स्ट में बातें करी जाएंगी कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है ट्रांजेक्शन करते हुए, किस टाइप के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, किस टाइप की आपको रिपोर्टिंग करनी है, फिर हम इन डेफिनेशंस को एक बार फिर से रिविजिट करेंगे। अभी तो बस हमने स्टार्ट करा समझने का कि नो योर कस्टमर, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, ठीक है ना, पर्सन कौन है, बेनिफिशियल ओनर वगैरह क्या होता है। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर सेशन को यहाँ पे हम रोकेंगे और अगले पार्ट के अंदर फिर इस चीज को अलग अलग पार्ट्स को हम कवर करेंगे, इस पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को हम पढ़ेंगे। चलिए इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके टाटा, बाय बाय।